हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेक्टर्स के लेक्चर नंबर 5 में। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे किया जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। आइए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर को और अच्छे से जानने के लिए उसके बारे में कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने एक वेक्टर लिया था, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक, तो इसी वेक्टर से हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर वेक्टर इस फॉर्म में दिया हुआ है, ये कौन सा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। अगर कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर दिया हुआ है तो हम लोग इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर वेक्टर दिया हुआ है तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए। क्या मैग्नीट्यूड आएगा, अंडर रूट ऑफ, है ना, कोई भी वेक्टर है जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, है ना, जनरल फॉर्म ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, तो वेक्टर कैसा होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होता था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। पिछले वीडियो लेक्चर्स जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको एक बार अच्छे से देखिए, तभी आगे के वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5, यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 5। लेट्स से कि इस वेक्टर को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में प्लॉट करना चाहते हैं, तो आइए हम लोग प्लॉट करते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। लेट्स से कि ये वेक्टर जो है वो इस तरीके से मैंने प्लॉट कर दिया, वेक्टर ए। ठीक, क्या है वेक्टर ए, 3i कैप प्लस 4j कैप। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी हमने निकाला कितना है, 5 यूनिट्स। अच्छा, इसे अच्छे से लोकेट करने के लिए हमें एक और चीज चाहिए, क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो वेक्टर है वो कितना एंगल बनाता है। तो लेट्स से कि हम टेन अल्फा फाइंड करते हैं। टेन अल्फा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा मैंने बताया था कॉम्पोनेंट ऑफ वाई अपॉन कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स, क्या हो जाएगा, 4/3 इंप्लाइज अल्फा विल बी इक्वल टू 53 डिग्री। ठीक, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है ना। पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया था कि टेन अल्फा 4/3 यानी कि अल्फा इक्वल टू 53 डिग्री। एक और स्टैंडर्ड वैल्यू है क्या, टेन अल्फा इज इक्वल टू 3/4, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो अल्फा की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 37 डिग्री। ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप लोग इसे याद कर सकते हैं। ठीक, तो बात करते हैं हम लोग इस वेक्टर की, हमें लोकेट किया किसकी हेल्प से, एंगल अल्फा की हेल्प से। तो एंगल अल्फा आ गया हमारा 53 डिग्री। चलिए ठीक, तो इस वेक्टर के बारे में हम लोगों ने क्या क्या निकाले, आइए देखते हैं। पहला, हमने इसका मैग्नीट्यूड देखा कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है। ठीक, दूसरा, इसका डायरेक्शन निकाला हमने कि इसका डायरेक्शन क्या है। तीसरी चीज, हमने इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लोकेट करना, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, हर वेक्टर को हमें लोकेट करना आना चाहिए। और क्या क्या निकाल सकते हैं इसके बारे में, तो आइए बात करते हैं हम लोग। क्या और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं जब वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। कैसे, ये जो 3i कैप का कोफिशिएंट है और 4j कैप का कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट ही क्या बताते हैं, प्रोजेक्शन बताते हैं। किस पे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा 3 एंड वाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा 4। समझ में आ रही है बात। ठीक, तो ये तो बात हुई कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज यूनिट वेक्टर। क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तो अगर इस वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, लेट से मैं ए कैप से डिनोट करता हूं, तो दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वो कितना हो जाएगा, वेक्टर ए यानी कि 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड यानी कि 5। ये कितना आ जाएगा, 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। तो ये क्या आ गया, हमारा यूनिट वेक्टर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो यूनिट वेक्टर आया है। अच्छा, यूनिट वेक्टर हमने निकाला, किस लिए निकाला, क्या एप्लीकेशन है इस यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर देखिए क्या बताता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जो इस वेक्टर का डायरेक्शन था उसी
डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा हमें, ठीक। तो उस यूनिट वेक्टर से हम फिर कोई भी मैग्नीट्यूड का दूसरा वेक्टर निकाल सकते हैं। लेट्स से कि इस डायरेक्शन में हमें एक और वेक्टर चाहिए ऑफ मैग्नीट्यूड 20 यूनिट्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस यूनिट वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 20। याद रखिए मैंने कैसे बताया था, 20 इंटू वेक्टर ए विल बी इक्वल टू 20 है ना। हमने क्या लिया है अभी, यूनिट वेक्टर लिया है यानी कि ए कैप। तो 20 ए कैप जो है दैट विल बी अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 एंड इट्स डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ये तो बात हुई कि वेक्टर अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो हम उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसे कैसे लोकेट कर सकते हैं। आइए और कुछ एग्जाम्पल से हम लोग वेक्टर प्रोजेक्शन को अच्छे से देखते हैं। तो बात करें हम लोग कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है ना, वेक्टर किस फॉर्म में लिखा है हमने, कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है। तो लेट्स से एक और वेक्टर मैं लेता हूं है ना, वेक्टर हम लोग कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव 3i कैप प्लस 4j कैप के फॉर्म में ही हो, ऐसे भी हो सकता है। वेक्टर a इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 5j कैप। ये जो कोफिशिएंट लिए हैं मैंने x और y, ये x एंड y क्या हो सकते हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप कुछ भी ले लीजिए ना, रियल नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स प्लॉट करते हैं वो सारे नंबर्स ले लीजिए, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो 5i कैप प्लस 5j कैप, फिर से अगर मैग्नीट्यूड की बात करें क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट मीन्स 5 रूट 2, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्शन की बात करें तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ऑन y एक्सिस यानी कि 5 अपॉन x एक्सिस यानी कि 5, ये कितना आ गया, 1 आ गया। इंप्लाइज अल्फा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। अब ठीक इसका भी इंपॉर्टेंस देखिए क्या, कि एक वेक्टर है जिसका इंक्लिनेशन विथ x एक्सिस एंड उसका इंक्लिनेशन विथ y एक्सिस क्या आ गया है, बराबर आ गया है ना। बराबर आने का मतलब कितना, एंगल 45 डिग्री। मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड कितना था, 5 रूट 2, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 रूट 2, ठीक। अच्छा, इंक्लिनेशन x एक्सिस के साथ और y एक्सिस के साथ बराबर आया, ये क्यों बराबर आया देखिए ध्यान से। यहाँ जो कंपोनेंट्स थे, जो प्रोजेक्शन था, जो शेडो था इसका, किसका, इस वेक्टर a का x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, ये दोनों बराबर थे, प्रोजेक्शन इसका बराबर था। तो जब भी ऐसा केस होगा कि प्रोजेक्शन x एक्सिस y एक्सिस और इफ अगर z एक्सिस है तो z एक्सिस पे बराबर होंगे तो हमेशा उस वेक्टर का इंक्लिनेशन एक्सिस से बराबर आएगा, ठीक। और भी इंफॉर्मेशन इससे निकाल सकते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था क्या, इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, इसे प्लॉट कर सकते हैं है ना, इसका प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। प्रोजेक्शन हमें साफ साफ दिख रहा है, आई कैप और जे कैप के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपका कि वेक्टर, इस बार ए नहीं हम लोग बी ले लेते हैं, वेक्टर बी इज इक्वल टू -3i कैप -6j कैप। अगर इस तरीके का दिया हुआ है तो ये भी हमें प्लॉट करना आना चाहिए कि अगर वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना होके किसी और क्वाड्रेंट में हो तो किस तरीके से होगा। हालांकि उसे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड बिना चेंज किए उसे किसी भी क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो आइए इसे भी देखते हैं। तो सबसे पहले इसे लोकेट करते हैं हम लोग। लोकेट करने के लिए हमें तो एक मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है ना, क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 9 प्लस 36 यानी कि रूट 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, रूट 45, यानी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया। तो ये लो मैग्नीट्यूड बना दिया हमने, वेक्टर बी ऑफ मैग्नीट्यूड 45 यूनिट्स। एंगल हमें निकालना पड़ेगा कि एंगल कितना है, तो एंगल के लिए क्या करेंगे, tan अल्फा फाइंड करेंगे। tan अल्फा यानी कि कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ऑन y अपॉन कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ऑन x, यानी कि 6 यानी -6 अपॉन -3, कितना आ गया, tan अल्फा इज इक्वल टू 2। तो इसके करस्पॉन्डिंग अल्फा मिल जाएगा हमें कि tan अल्फा 2 है तो अल्फा क्या होगा, यानी कि हमें अल्फा भी पता चल गया। तो अभी हम इसे सिंपली लोकेट कर सकते हैं। अच्छा, ये वेक्टर अगर लोकेट करने की बात आई तो देखिए ए है जो है इसका है ना, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस -3 एंड प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस क्या है, -6। तो जब इसको एग्जैक्टली हम लोकेट करेंगे तो देखिए कैसे लोकेट होगा ये। आइए इसका एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं कि एग्जैक्ट कैसे ये लोकेट होगा। तो ये
ए एंड माइनस बी की वजह से क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस ऑन एक्स एक्सिस एंड माइनस ऑन वाई एक्सिस, कुछ इस तरीके से, है ना। ये हो जाएगा 3 यूनिट और ये हो जाएगा 6 यूनिट, और ये नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाएगा, ठीक। और ये जो एंगल हमने फाइंड किया था, देखिए एंगल पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है 10 या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव है, तो सिर्फ ऐसा इस केस में ही पॉसिबल है, ठीक। समझ में आया, इसे मिटाइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे ये तो बात हुई कि 2 डायमेंशनल वेक्टर है, अगर 1 डायमेंशनल वेक्टर है, फॉर एग्जांपल सिंपली लिखा हुआ है आपको कि वेक्टर सी कह देते हैं हम लोग 12 आई कैप, तो क्या इसे भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल। ये क्या है, 1 डायमेंशनल वेक्टर है। 1 डायमेंशनल वेक्टर की यानी कि या तो एक्स एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा या फिर जेड एक्सिस पे होगा। ये किस पे है, ये एक्स एक्सिस पे है, तो ये लो हमारा वेक्टर हो गया कितना, एक्स एक्सिस पे 12 आई कैप, यानी कि 12 यूनिट्स का एक वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक। ये 1 डायमेंशनल वेक्टर हो गया, ठीक। तो ये हमने बात की कि वेक्टर अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो उसे कैसे लोकेट करना है और उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि वेक्टर अगर नॉर्मल फॉर्म में दिया हुआ है, नॉर्मल फॉर्म में यानी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है हमें और उसका डायरेक्शन दिया हुआ है, तो क्या होगा। लाइक वेक्टर ए इज इक्वल टू, ने कह दिया 6 यूनिट्स एंड डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन कह देते हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से कई सारे वेक्टर को डायरेक्शन दिया जाता है, काफी सारी बुक्स में आपको ये नोटेशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं इस नोटेशन का क्या मतलब है। अब देखिए ये डायरेक्शन के लिए रेफरेंस जो है वो डायरेक्शन ली हुई है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स और वाई को छोड़ के कन्वेंशनल डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ को अपना रेफरेंस लेते हैं, ठीक। तो आइए वेक्टर जो है वो 6 यूनिट का है, ठीक। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन के लिए देखिए 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, किसका, ईस्ट का 30 डिग्री, तो ये लीजिए ईस्ट 30 डिग्री यानी कि किस तरफ, नॉर्थ की तरफ, तो ये हो गया 30 डिग्री, है ना। काफी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए क्या, 30 डिग्री ऑफ ईस्ट यानी कि ईस्ट का 30 डिग्री, किस तरफ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी नॉर्थ की तरफ जाइए, कितना, 30 डिग्री। तो ये हमारा वेक्टर लोकेट हो गया, वेक्टर है कितने, 6 यूनिट्स का एंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का। आइए इसके बारे में और इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड हमें पता है, पहली बात मैग्नीट्यूड तो नॉर्मल फॉर्म में वो पहले ही दिया हुआ था। दूसरा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी प्रोवाइडेड थी। तीसरा लोकेशन, कि इसको लोकेट कैसे करें, तो हमने लोकेट भी कर दिया। चौथी बात प्रोजेक्शन, है ना, और ये इंपॉर्टेंट भी है कि प्रोजेक्शन क्या है इसका, इस वेक्टर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं ईस्ट को अलोंग एक्स एक्सिस ले लेता हूं और नॉर्थ को अलोंग वाई एक्सिस, और इसका प्रोजेक्शन देखता हूं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कितना है, ठीक। चलिए तो अब हम लोग अपने कोऑर्डिनेट वाले प्लेन में आ गए हैं, एक्स और वाई। प्रोजेक्शन देखते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या होगा इसका। तो प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए हमें ध्यान दीजिए क्या करना पड़ेगा, ये वेक्टर है इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे और इसी को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा वाई एक्सिस पे। समझ में आ रही है बात। तो आइए प्रोजेक्शन निकालते हैं। तो प्रोजेक्शन हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में निकाला ही था, कैसे, अगर ये वेक्टर ए है, इफ दिस इज वेक्टर ए, तो ये एंगल, ये जो 30 डिग्री है, इसके साथ जो कंपोनेंट जुड़ा होगा वो हो जाएगा a cos 30 और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, a sin 30, ठीक। तो वेक्टर ए यानी कि 6 cos 30 यानी कि √3/2, ये कितना आ गया 3√3, यानी कि कंपोनेंट ऑन एक्स एक्सिस आ गया 3√3 और कंपोनेंट ऑन एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू 6 × sin 30 हाफ विच इज इक्वल टू 3। तो 3 और 3√2 ये कंपोनेंट आ गया। तो आइए कंपोनेंट फॉर्म में अगर हमें वेक्टर लिखना है, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो हम क्या लिखते हैं कि प्रोजेक्शन विल बी इक्वल टू वेक्टर ए, है ना, वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग क्या, ए 3√2 आई कैप प्लस
3j कैप। ठीक, तो ये हमने लिख दिया वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में। अब ध्यान से देखिए, ये a और b, ये क्या है, यही तो प्रोजेक्शन है, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन इज 3√2 एंड अलोंग y एक्सिस प्रोजेक्शन इज 3 सिंपली। ठीक, तो प्रोजेक्शन निकाला हमने, और क्या निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं हम लोग। क्या निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर ए देखते हैं हम लोग। यूनिट वेक्टर ए फिर से मैं डिनोट कर देता हूं ए कैप से। क्या लिखेंगे, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा 3√2 आई कैप प्लस 3j कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए यानी कि 6। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/2 यानी कि √2/2 आई कैप प्लस 1/2 j कैप, है ना। समझ में आ रहा है आपको, 1/2 ये हो जाएगा √2/√2 आई कैप प्लस 1/2 j कैप। ये क्या हो गया, ये यूनिट वेक्टर हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक, लिख लीजिए इसे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेट अ मिनट, लगता है कुछ गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे क्या आएगा, 3√3 आएगा। ओके, इसे 2 की जगह क्या कर लीजिए 3, है ना। 3√3 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक, क्या आ जाएगा 3√3 आई कैप प्लस 3j कैप। तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा हमारा √3/2 आई कैप प्लस हाफ j कैप। ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक, इसे लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अभी तक हमने जो देखा वो 2 डायमेंशनल वेक्टर था। आइए अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर की। तो 3 डायमेंशनल वेक्टर को आप देख सकते हैं कि रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेस में हमें 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इन तीनों एक्सिस के हेल्प से हम 3D स्पेस में कैसे एक वेक्टर को दिखाते हैं या कैसे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, आइए देखिए। तो लेट से ये जो क्यूब है, इसका ये वाला जो एक्सिस है, लेट से ये x है, ये वाली y है, और ये जो बाहर की तरफ आ रही है, आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, उसे मैं इस प्लेन में इस तरीके से दिखाता हूं कि ये जो z एक्सिस है वो मैं ऐसे दिखाता हूं। ठीक, तो इसमें अगर कोई वेक्टर है तो वो वेक्टर किस तरीके से होगा, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर का है इसे मैं वेक्टर से दिखाना चाहता हूं। ये वेक्टर इस स्पेस में, ये जो क्यूब है मेरा 3D स्पेस, इसमें कैसे दिखाऊंगा मैं कुछ इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ कि ये जो वेक्टर है वो ऐसे जा रहा है। ये वेक्टर कैसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या फिर नीचे की तरफ भी हो सकता है। वेक्टर किसी भी तरफ हो सकता है ना। जैसे कि ये वेक्टर मान लीजिए ये हेड है और इस वेक्टर का टेल है, तो ये वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, ये वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है, किसी के भी अलोंग ये वेक्टर हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि इस वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो बात करते हैं हम लोग वेक्टर की कि ये वेक्टर है। तो लेट से एक जनरल वेक्टर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, वेक्टर ए इन द फॉर्म ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये मान लीजिए हमारा एक जनरल वेक्टर है। अगर इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की हम लोग बात करें तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने 2 डायमेंशनल वेक्टर का किया था। कैसे, अंडर रूट ऑफ कंपोनेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, ये मैग्नीट्यूड हो गया। आप देख सकते हैं ए बी एंड सी ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कितना कंपोनेंट है, तो लेट से ये जो है कंपोनेंट, ये क्या है एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट। वाई एक्सिस पे ठीक इसी तरीके से कंपोनेंट कैसे बन जाएगा, ये वाई एक्सिस पे कंपोनेंट बन जाएगा, दिख रहा है आपको। ठीक, जेड एक्सिस पे ये लेंथ जो है वो जेड एक्सिस पे बनेगी, तो जेड एक्सिस पे भी लेट से हम लोग क्या देते हैं कि ये सी है। तो ये तीनों कंपोनेंट है ए बी सी। ठीक, ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई। अब बात करते हैं कि इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है स्पेस में। तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल बताना पड़ेगा। तो आइए वेक्टर का एंगल देखते हैं। तो लेट से पहले मैं इस वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ दिखाता हूं। तो देखिए एंगल कैसे बनेंगे, ये एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनेगा, है ना। कर्व एंगल ये जो है ये एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, दिख रहा है आपको। मान लो ये वाई एक्सिस के साथ एंगल है तो वो ये वाई एक्सिस के साथ हो जाएगा, और जेड एक्सिस के साथ एंगल ये जो एंगल बनेगा ये जेड एक्सिस है आउट ऑफ द प्लेन, ये एंगल क्या हो जाएगा जेड एक्सिस के साथ। तो आइए इस एंगल को मैं डिनोट करता हूं। तो वेक्टर को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझते हैं, अलग अलग प्लेन में मैं तोड़ देता हूं।
ठीक, तो जैसे ये हमारा वेक्टर है, ठीक, इस वेक्टर का अगर मैं कंपोनेंट लूं एक्स वाई प्लेन में, किसमें, एक्स वाई प्लेन में, तो कैसा दिखाई देगा, ये मान लो एक्स वाई प्लेन में इसका कंपोनेंट है, ठीक, ये हमारा y है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं yz प्लेन की बात करूं तो yz प्लेन में भी मैं ले सकता हूं। yz प्लेन में कैसे लेंगे, ये z एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा yz प्लेन में। इसमें भी ये वेक्टर का कुछ कंपोनेंट आएगा इस तरफ, आप देख सकते हैं इस प्लेन में। लेट से मैं उसको इस तरीके से डिनोट कर देता हूं, दिस इज y एंड दिस इज z एक्सिस। ठीक, इसी तरीके से ये जो प्लेन है हमारा, कौन सा प्लेन है, xz प्लेन। xz प्लेन में भी इसका कंपोनेंट, इसकी शेडो पड़ेगी इस वाले प्लेन में, तो इस वाले प्लेन को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये मान लीजिए ये वाला प्लेन है, ये और ये, जिसमें एक्सिस कौन कौन सी हो जाएगी, ये वाली एक्सिस जो है वो x एक्सिस हो जाएगी, और ये जो बाहर की तरफ एक्सिस आ रही है ये कौन सी हो जाएगी, z एक्सिस हो जाएगी, यानी कि ये xz प्लेन। तो नीचे वाला जो पड़ेगा, लेट से उसको मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ। ठीक, तो ये जो एरो बनाए हैं मैंने, ये एक्चुअल में वेक्टर नहीं है, इनके प्रोजेक्शन है प्लेन्स पे, एक्स वाई प्लेन पे, वाई जेड प्लेन पे ये वाला, और ये जो प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल है, जो आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है, इस वाले प्लेन पे, एक्स जेड प्लेन पे ये बनेंगे। ठीक, इनका अब एंगल की बात करते हैं। एंगल तो देखिए, अब जैसे एंगल की बात करें तो हम लोग, मैं बना देता हूं यहाँ पे, है ना, ये हमारा वेक्टर था। तो एक्स एक्सिस के साथ मैं मान लेता हूं कि एंगल अल्फा है ना, एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा है, और जेड एक्सिस के साथ, ये हमारा जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के साथ मैं मान लेता हूं कि एंगल गामा है। ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये तीनों एंगल दिख रहे होंगे आपको। अब ये एंगल थोड़ा सा विजुअलाइज कर लीजिए कि ये जो एंगल बनाया मैंने अल्फा और बीटा, ये सेम प्लेन में नहीं है। ये कौन से वाले एंगल है, अल्फा एंगल। अल्फा एंगल यानी कि ये वाला एंगल, ये दिख रहा है, ये प्लेन में इस तरीके से नहीं है, ये थोड़ा टिल्टेड है इस तरीके से। सेम उसी तरीके से बीटा एंगल, बीटा एंगल कैसे है, ये इस तरीके से, यानी कि ये वेक्टर जो वाई एक्सिस के साथ बना रहा है इस तरीके से। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, नहीं ऐसा नहीं है, ये अल्फा और बीटा सेम प्लेन में नहीं है, ये क्या है, टिल्टेड एंगल है। ठीक, तो आइए अब अल्फा बीटा और गामा की हम लोग वैल्यू लिखते हैं कि वैल्यू क्या होगी। तो अल्फा जैसे कि बताया मैंने, अल्फा क्या है मेरा, ये वाला एंगल अल्फा है। तो अगर मैं कॉस अल्फा की वैल्यू लिखना चाहूं, किसकी, कॉस अल्फा की, तो देखिए क्या होगा, ये मेरा वेक्टर है। ठीक, इस वेक्टर से अगर मैं लाइन खींच देता हूं एक्स एक्सिस पे, है ना, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लाइन खींच देता हूं, ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्पोनेंट हो जाएगा उस वेक्टर का। समझ में आ रहा है क्या आपको। ठीक, वैसे ही अगर मैं y एक्सिस पे मार देता हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे कंपोनेंट हो जाएगा b, कि नहीं, ये वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन कहां पे, y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे जब इसका प्रोजेक्शन जाएगा तो प्रोजेक्शन b हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से z एक्सिस पे जब जाएगा तो z एक्सिस पे क्या हो जाएगा, c, z एक्सिस पे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो अब इन ABC के हेल्प से हम लोग एंगल बता सकते हैं। क्या एंगल है, देखिए, तो ये वाला जो अल्फा है, अगर मैं कॉस अल्फा की वैल्यू लिखता हूं, यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू लिखता हूं, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए, ये है हमारा a और ये है b और इस पे कहीं है c। तो कॉस अल्फा की वैल्यू बताइए, यहां से कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा a है और हाइपोटेन्यूज यानी कि ये वेक्टर का जो लेंथ है, दिखाई दे रहा है आपको, ये वेक्टर, इसका जो भी मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर अपॉन इसका बेस, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, a, तो क्या लिखेंगे हम लोग, a, सिंपली a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या मॉड a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर कॉस बीटा की वैल्यू आएगी, कॉस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस, बेस यानी कि अब क्या हो जाएगा, बेस, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, दिख रहा है आपको, है ना, इस ट्रायंगल में ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक, तो बेस यानी कि b अपॉन हाइपोटेन्यूज इज a। ठीक, इसी तरीके से कॉस गामा की वैल्यू लिखेंगे c अपॉन मॉड a। ठीक, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, समझ में आया आपको। ये जो है, ये ट्रायंगल जो मैंने बनाया है, ये इस प्लेन में नहीं है, ये क्या है, इस प्लेन में, ये दिख रहा है आपको, ये वेक्टर और ये y एक्सिस, इन दोनों को जोड़ते हुए एक प्लेन में, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और y एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हम लोग ये लिखेंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। जैसे ही हमें ये पता चलेगा तो अल्फा बीटा पता चलेगा, यानी कि एंगल पता चलेगा। इस चीज को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं,
डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, रिप्रेजेंट करने के लिए इसे L से डिनोट किया जाता है, इसे M से डिनोट किया जाता है और इसे N से डिनोट किया जाता है। और यहीं से एक आइडेंटिटी बनती है, क्या कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, है ना। हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि L की वैल्यू यानी कॉस अल्फा यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ऊपर भी क्या आ जाएगा मॉड ऑफ ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, नीचे क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू क्या आ जाएगी 1। आप लोग खुद से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं प्रूफ करके कि ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही है। होप ये समझ में आ रहा है आपको, इसको लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए 3 डायमेंशनल वेक्टर को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, लेट्स से कि वेक्टर ए ना, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, इस तरीके से कोई 3 डायमेंशनल वेक्टर दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहली बात जो होगी वो क्या होगी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं कि मॉड ऑफ ए और ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, है ना। 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 25, ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 25 प्लस 25 कितना आ जाएगा रूट 50, ये तो आ गया मॉडुलस ऑफ ए। ठीक, आइए अब इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई और जेड एक्सिस की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेट्स से ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक, ये हमारा 3 डायमेंशनल वेक्टर हो गया, ये हमारा वेक्टर ए हो गया। ठीक, एंगल की बात करें तो एंगल ये कह देते हैं कि ये क्या है अल्फा है, ये क्या है बीटा है और एक ये जेड एक्सिस के साथ गामा है। अभी हमने देखा अल्फा बीटा गामा कैसे निकालते हैं। ठीक, तो लेट्स से कॉस अल्फा की वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा ए यानी कॉम्पोनेंट ऑन एक्स एक्सिस अपॉन मॉडुलस ऑफ ए विच इज, है ना, ए बाय मॉड ए विच इज इक्वल टू वेयर ए इज कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। ठीक, मैं लिख देता हूं यहां ए। ठीक, इस तरफ बी और इस तरफ सी। ठीक, तो a बाय मॉडुलस ऑफ ए इज 3 बाय रूट 50, ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक, इसी तरीके से कॉस बीटा वो क्या हो जाएगा b बाय मॉड ए, है ना, वो कितना हो जाएगा 4 बाय रूट 50। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कॉस गामा, है ना। कॉस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी c बाय मॉड ऑफ a विच विल बी इक्वल टू 5 बाय रूट 50। ठीक, समझ में आया आपको। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, एल एम और एन निकाल सकते हैं। ठीक, आप चेक भी कर सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 1 आना चाहिए, है ना। यानी कि 3 स्क्वायर बाय 50 प्लस 4 स्क्वायर बाय 50 प्लस 5 स्क्वायर बाय 50, है ना, दिस शुड बी इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे इसको, क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 1, यानी कि प्रूफ भी हो गया। ठीक, और इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना हो तो प्रोजेक्शन आपको पहले से पता है। ठीक, यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं हम लोग। यूनिट वेक्टर के लिए क्या करना है, इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक, आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर के ऊपर कि लेट्स से डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है आपको, है ना, अल्फा बीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि एक वेक्टर है जो जिसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 60 डिग्री है, से वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है वो भी 60 डिग्री है। तो बताओ कि जो गामा है यानी कि जेड एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो कितना होगा। ठीक, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं ये भी कैसे, हमें पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 1। एल स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, दिस इज हाउ मच 1। तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कि कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गामा, दिस इज हाउ मच 1। ठीक, कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 इज हाफ यानी कि ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा, है ना,
दिस इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर गामा की यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस हाफ विच इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, या फिर सिंपली आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, है ना, आपको स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई होगी कि कॉस गामा अगर हाफ आए या 1/4 आए तो गामा की कितनी वैल्यू होगी। तो ये हमने गामा यानी कि वेक्टर मेड बाय दिस विथ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बनाएगा ये भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अल्फा नहीं दिया हुआ है, बीटा और गामा दिया हुआ है तो हम लोग अल्फा फाइंड कर सकते हैं, तो कोई भी दो एंगल अगर दिया हुआ है वेक्टर का तो हम लोग तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स।